शुरुआत करते हैं। देखिए आज की जो हमारी ये क्लास है ना, बेसिकली यूजीसी नेट की है। ये क्लास यूजीसी नेट की है और जिसकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं जून 2023 की, है ना। अभी एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, 14 मार्च 2023 को था और उसका पेपर भी बहुत अच्छा आया है। जितने बच्चों ने दिया है, हमारे प्रीवियस ईयर के जो पुराने बच्चे हैं, और बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है उन लोगों ने कि ये जो पढ़ाया गया था वही आया है, जो कंटेंट था उसमें वही पूछा गया था। तो मैं आप लोगों से उसी के आधार पे बात करूंगा। कुछ ऐसे ही बात करने वाला हूं जिससे आप लोगों की मदद मिलेगी आगामी परीक्षाओं में। यानी आप ये मान के चलिए कि आप सबका जो जून का पेपर होने वाला है, बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है आप सबको, ठीक है। और आप लोग जब भी क्लास शाम को लीजिएगा, आप सबकी जो क्लास का समय रहेगा मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी अपनी कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा, नोट बनाते रहिएगा साथ साथ। 6:30 एक क्लास आप सबकी रहेगी, 6:30 से 7:30 आप सबकी क्लास चलेगी, ठीक है। आपको मैं बता दूँ 1 घंटे क्लास रहेगी, उसके बाद आधे घंटे का या 45 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा आप लोगों को। और उसी के जस्ट बाद मैं केवल बात कर रहा हूँ मार्च महीने के लिए जो क्लासेस चलने वाली है वो प्रश्नों पे चलेगी, यानी क्वेश्चन चलेंगे, सोशल वर्क के प्रश्न रहेंगे आप सबके सामने। आप सबके सामने सोशल वर्क के प्रश्न रहेंगे, बात को समझिएगा। और वो प्रश्न रहेंगे या तो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, विगत का मतलब प्रीवियस ईयर में प्रश्न वो पूछे जा चुके होंगे, या तो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से प्रश्न वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्लास सोशल वर्क के प्रश्नों से होगी और एक क्लास जो आपकी बनेगी वो आपके सिलेबस के आधार पर रहेगी। और ये बात केवल मार्च महीने भर की रहेगी। मार्च के बाद अप्रैल महीने से 1 अप्रैल से आपकी दोनों क्लासेस जो है सोशल वर्क यूजीसी नेट से जोड़ दिया जाएगा। और जब यूनिट समाप्त होगी, जैसे यूनिट नंबर 1 समाप्त हो गई, तो उस यूनिट के बाद आप लोगों का उसी यूनिट से संबंधित कुछ प्रश्न भी करवाए जाएंगे उस यूनिट से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कि यूनिट नंबर 1 में अगर सोशल वर्क के बारे में आपने पढ़ा है सिद्धांत, तो सिद्धांत से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अगर सोशल वर्क की पढ़ा है अपनी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, इनके बारे में इनसे प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए जाएंगे और वो प्रश्न आप लोगों को टैकल करने हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपकी क्लास हो आप लोग कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा और क्लास ऐसी जगह पर बैठिएगा, आप सभी लोग लीजिएगा जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, कोई आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे, है ना। बैकग्राउंड आवाज़ आपके तरफ से ना आए। जब भी कोई आपके मन में कोई डाउट बने तो आप अनम्यूट होके, ठीक है, आप जो है अनम्यूट होके अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं या रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको डाउट बन रहा है जिस चीज़ में, ठीक है, वहाँ आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। बाय द वे, आपने क्लास में अगर डाउट नहीं पूछ पाए हैं तो आप व्हाट्सअप जो ग्रुप बनाया है मैंने, उस ग्रुप में भी अपने प्रश्नों को आप रख सकते हैं, या तो मेरे द्वारा या तो जो बच्चे हैं उस ग्रुप में उन बच्चों के द्वारा भी प्रश्न जो है उस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है ना। तो वो भी प्रश्न जो बच्चों ने आंसर दिया वो भी प्रश्न सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो गलत होगा, है ना। यदि किसी को कोई मतलब उस प्रश्नों में भी और डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास इग्नू की किताब है तो इग्नू की किताब से आप सभी लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। और यदि इग्नू, बेसिकली इग्नू की किताब की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, हार्ड है, वहाँ अगर कोई शब्द आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है ग्रुप में मैसेज भी छोड़ सकते हो या मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो कि सर इस शब्द का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो किताब लेने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली बहुत सारे बच्चे हरियंट की किताब लेते हैं और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हरियंट की किताबों से कर भी रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है उनके गलत आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूज़ हों। कन्फ्यूज़न यहीं से पैदा हो जाती है जब आप कोई प्रश्न का आंसर गलत लगा देते हैं, है ना। तो गलत आप बिल्कुल ना लगाएं। यदि आप प्रश्न कोई कर रहे हैं हरियंट की किताब से तो एक बार ज़रूर डिस्कस करें उस प्रश्न के बारे में, चारों ऑप्शन के बारे में आप जानें उसके बारे में। मैं आप लोगों की जब भी प्रश्न करवाता हूं तो मैं चारों ऑप्शन के बारे में बताता हूं, तो ऑटोमेटिक एक ऑप्शन निकल के आ जाता है कि इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। सर जी सर कोई बुक बता दीजिए, फिर अगर अरिहंत की ठीक नहीं है तो कोई और आप देखिए मैम, रिकमेंड कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, बुक अभी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हिंदी माध्यम में कोई बुक अभी आई नहीं है
है ना। तो मैं इसलिए सजेस्ट करता सभी से हूँ कि मैं नोट्स दे रहा हूँ, उतने ही नोट्स, मैं नोट्स वो दे रहा हूँ जो सिलेबस के आधार पे है। एक भी ओके चीज़, ओके। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपको कि जो सिलेबस के हट के रहे, है ना। जैसे मैं यूनिट हाँ 1 की पूरी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर भेजूंगा। पीडीएफ जितनी भी जाएगी आपके, वो टेलीग्राम पर जाएगी पीडीएफ। और ये आपके यूनिट नंबर अगर 1 की पीडीएफ टेलीग्राम पर पहुंच गई है, तो जिस दिन, जैसे आज एक क्लास चल रही है अभी, तो आपने अभी देखा होगा ग्रुप में मैंने 3 पीडीएफ भेज दिया है। अभी यही पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। जैसे क्लास सर आज समाप्त हो, सर एक्चुअली आज मेरा न्यू एडमिशन है, तो आज कौन सी क्लास हुई है? अभी मैंने अभी सर भेज दूंगा, अभी आप निश्चिंत रहें, टेलीग्राम में चला जाएगा, नो इशू, कोई दिक्कत जी नहीं। अभी मैंने कहा ना अभी कि मैं आपको शाम को टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। तो जी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे आराम से क्लास जैसे ही आपकी समाप्त हो, उस क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करें। एग्ज़ाम क्रैक तब होता है जब हम उस प्रश्न के बारे में या जो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं तब, है ना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। हमारा केवल काम ये होता है आपको मार्गदर्शन देने की, और मैं पूरा अपना 100% दूंगा, पूरा पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करवाऊंगा कि आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट लाएं, पूरा का पूरा 100% दूंगा, ताकि आप सक्षम हो सकें, सही तरीके से प्रश्नों को कर सकें एग्ज़ाम में, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, पूरा का पूरा मैं आपका सहयोग करूँगा। क्लासेस आपकी संडे ऑफ रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे, और नोट्स ज़रूर बनाएंगे। एक कॉपी ले लीजिएगा, आज मान लीजिए आज पहला दिन है, आप लोग आज शायद ना लेकर बैठे हों, लेकिन कल से आप लोग जो है ज़रूर एक कॉपी लेकर बैठिएगा। अगर आप मान लीजिए कोई टॉपिक ना समझ में आए, तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वो वीडियो आप किसी को शेयर नहीं करेंगे, वो प्राइवेट वीडियो रहेगी, केवल आपके लिए ही रहेगी, है ना। और जेआरएफ अगर लाना है, नेट अगर क्वालिफाई करना है, तो आप अपने से ही खुद पढ़ो ना, शेयर करने की क्या ज़रूरत है किसी को, है ना। किसी को भी शेयर आप मत करिएगा, वीडियो हो या पीडीएफ हो, किसी भी कोई चीज़ को शेयर मत करिएगा आप कहीं भी, ठीक है सर जी। डाउट और है मेरा। हाँ सर नेट क्वालिफाई करने में और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में मतलब डिफरेंस क्या हो जाता है? देखो, जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करने मतलब होता है एक प्रकार से रिसर्च फेलोशिप होता है, ये आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, है ना। जो जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, और नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। तो जेआरएफ भी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, लेकिन जेआरएफ करने से आपको थोड़ी सी क्या करती, गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल मतलब एक प्रकार से मदद करती पैसे में, आर्थिक स्थिति में। लेकिन आर्थिक स्थिति में घर के लिए नहीं, ये पीएचडी वगैरह के लिए, पढ़ाई के लिए मदद करती है ना। तो पीएचडी जब करेंगे तो आपको बड़ी मदद मिलती है जेआरएफ में, जेआरएफ अगर आ जाता है तो, है ना। ये बात आप सबको मालूम भी होगा, है ना। तो जी इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जेआरएफ करोगे तो आपको गवर्नमेंट मदद करेगी, तब आपको कोई ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब वहाँ पे, है ना, ज़्यादा बर्डन हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसी के संबंध में अब आपको बता दूं कि मैं यूनिट के क्रम में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा, यूनिट 10 तक का मैं जून तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त कर दूंगा। यूनिट 1 जैसे ही समाप्त होगा, उसके संबंध में कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात करूंगा, बीच बीच में भी जब टॉपिक लगेगी इंपॉर्टेंट, उस प्रश्नों पर भी बात करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। और फिर अंत में जब आपके एग्ज़ाम आने वाले रहेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मई के महीने में आपका 2004 से लेकर 2023 मार्च तक के जितने पेपर हुए हैं, व्याख्या के साथ सॉल्व करवाना शुरू करवा दूंगा। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शनों के बारे में अच्छे से बताता भी हूँ, बच्चे जो है उसके बारे में जानते भी हैं, है ना। वीडियोज़ वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, पुराने बच्चे हैं, आप पूछ भी सकते हैं उनसे, वो बताएंगे भी, है ना। और अभी फ़िलहाल मैं बता दूं आप लोगों के कि मैं इस समय जो है आउट ऑफ स्टेशन, यानी मैं दिल्ली से बाहर आया हूं, और कल ही मैं दिल्ली से बाहर आया हूं, यूपी में आया हूं। तो कुछ दिन के लिए थोड़ी सी समस्याएं हो सकती, समस्याएं क्या है, ये जैसे क्लास चल रही है हम लोग की इस तरीके से ऐसे चलेगी, बट दिल्ली में आऊँगा तो मैं आप लोगों की जो क्लासेस होगी वो एक नियमित समय, अच्छा नियमित समय रहेगा, यही ऐसी बात नहीं कि समय में कोई परिवर्तन, समय यही जो मैंने बताया है आप लोगों से, है ना, समय यही चलेगा। जी बशर्ते वो था कि वहाँ लैपटॉप वगैरह सब था, है ना। यहाँ पे जो है ये फ़ोन से मैं आप लोगों का क्लासेस ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, स्क्रीन भी दिखेगी, लिखूँगा भी दिखाई देगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन ऐसा नहीं है इसमें, है ना। तो चीज़ें वही रहेंगी, बशर्ते मैं वहाँ से थोड़ा सा जो है दूर आ चुका हूँ, दिल्ली से हूँ, ठीक है। ये कुछ दिन के लिए हो, फिर जो है आपको जो है 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद मैं दिल्ली में आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो
बहुत बड़ी इशू नहीं है। और अब हम शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट में आपको बता दूं मैं, सोशल वर्क में अगर जब आप पेपर देने जाएंगे तो 2 पेपर मिलते हैं। एक पेपर मिलता है पेपर फर्स्ट, एक पेपर मिलता है पेपर 2, यूजीसी नेट का होता है, जो सोशल वर्क का होता है। जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रिसर्च पूछा जाता है, आप लोगों से डीआई पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, हायर एजुकेशन पूछा जाता है, इन्वायरमेंट पूछा जाता है। ये बात मैं कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की। मैं आपको कहूँगा कि पेपर फर्स्ट की जो है आप अभी से ही 1-1 घंटे ज़रूर टाइम निकाल के एक नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर केबीएस मदान की किताब मिल जाए आप लोगों को तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए केबीएस मदान की किताब लेकर थोड़ा सा आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, है ना, पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर फर्स्ट में ज़रूरी ये नहीं है कि आपका जो सर कौन सी बुक एक बार आप फिर से बोल देंगे? हाँ, बिल्कुल, केबीएस मदान, KVS मदान, या मदन भी कहते हैं उसको, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी ये नहीं कि पेपर फर्स्ट में 40% लाना, है ना, मतलब 30% क्वेश्चन सही हो या 30 के 30 क्वेश्चन सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये इस चीज़ अपने मन से भ्रम को निकाल दीजिए, मिथ्या है ये, ठीक है। यदि आपने पेपर फर्स्ट में केवल 20 ही प्रश्न किया है, 30 प्रश्न गलत कर दिया, और सोशल वर्क में अगर आपने 80 प्रश्न अच्छा कर दिया तो आप सोचिए 80 का डबल हो जाएगा 160 और 20 का डबल हो जाएगा 40, यहाँ पे 200 नंबर हो गए आपके, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना कहे सोचेंगे कभी कि अगर पेपर फर्स्ट में आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो आपका आंसर जो है मतलब या कह लीजिए डिसक्वालीफाइड हो जाए, तो ये कहना उचित नहीं होगा, है ना। तो ऐसी बात कुछ नहीं है। पहली बात, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पेपर फर्स्ट में आपका जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में आपके जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है, वहीं अगर हम सोशल वर्क की भी बात करें तो 2 नंबर का होता है, तो कुल टोटल मिला के 300 नंबर का होता है। हालांकि आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मान चलिए 70 कट ऑफ 70% आपके नंबर आने चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, ओबी से हैं, ओबीसी से अगर आप हैं तो आप मान के चलिए 65-70 के बीच में अपना कट ऑफ मान के लेके चलिए कि मुझे 70 आने चाहिए, ठीक है। 70 में ओबीसी रखिए, 75 आप मान लीजिए जनरल वालों को, SC ST को जो है 65 के अंदर में आप सभी लोग रख लीजिए, ठीक है। जी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में? नहीं, सोशल वर्क पेपर में यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर बात करूँ तो MP सेट की बच्चे भी कुछ होंगे यहाँ पे। MP सेट वाले बच्चों को बता दूँ कि MP सेट का जो सिलेबस है ना, वो यूजीसी नेट की जैसा ही है, मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है। क्योंकि MP सेट आयोग ने कहा कि भैया जो भी पैटर्न फॉलो होता है यूजीसी वाले का, हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको बता दूं, तो अगर हम सिलेबस पहले पॉइंट पर बात करें, यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट सोशल वर्क में, तो हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है समाज कार्य की प्रकृति के बारे में और उसके विकास के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि सोशल वर्क का नेचर क्या होता है, सोशल वर्क का विकास कैसे हुआ, सोशल वर्क की परिभाषाएं क्या होती हैं, सोशल वर्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं। समाज कार्य अगर आपने MSW किया है तो आप बताइए कहाँ कहाँ नौकरी करना चाहेंगे, वो एरियाज़ कौन कौन से हैं। सोशल वर्क अगर करना है आपको तो बताइए उस सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं और उसके लक्ष्य क्या हैं, और उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, काम करने के तरीके क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी हैं, हम सबको पता होना चाहिए। यदि हम सब ये जानते हैं तभी हम कहलाएंगे एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, यानी प्रोफेशनल सोशल वर्कर वही होता है जिसे प्रोसेस, टारगेट, क्षेत्र, सिद्धांत, थ्योरीज, डेफिनेशन एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं सोशल वर्क में जो पता है वही कहलाता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर, है ना। तो ये नहीं होता है कि आप गए किसी चाय की टपरी पर बैठ गए और किसी को बैठकर ज्ञान देने लगे अनप्रोफेशनल तरीके से, है ना, तो वो सोशल वर्क नहीं होता है। एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से जब आप किसी कार्य प्रणाली और कौशल और सिद्धांत को लगाते हुए उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं तो वह एक प्रकार की परिभाषाएं बन जाती है सोशल वर्क की, और यही पहचान है एक मेडिकल सोशल वर्कर की या सोशल वर्कर की, यही पहचान है ना। आगे बात करेंगे तो आप लोगों ने एक सवाल देखा होगा, मुझे याद आ रहा है कि पूछा गया था प्रश्न कि निम्नलिखित में से बताइए
कि एक अभियोग्य सामाजिक कार्यकर्ता कौन सा है। याद होगा आप लोगों के साथ प्रश्न, तो उसमें से कुछ विद्वानों के नाम आए थे, जैसे सुनीता करके नाम आया था, मेघा पाटेकर नाम भी था, जिसमें से वो एलिमेंट हो गई थी, है ना। तो इसका मतलब यही था कि उनको लिया गया था जिन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समाज कार्य को लेकर आगे बढ़ाया था, उनका नाम आता है वहाँ पर, है ना। तो वो प्रश्न आएगा आप लोगों से, मैं करवाऊँगा तो मैं बताऊँगा उन चीज़ों के बारे में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और ज़्यादातर यूजीसी नेट में फैक्ट के साथ साथ अप्लाइड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अप्लाइड का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे कार्यस्थल पर क्या होता है। देखो फैक्ट तो पूछ लिया था, सी बॉक्स क्या होता है आप लोगों ने लगाया भी था, सी बॉक्स का मतलब ये फैक्ट होता है। अब सी बॉक्स के बारे में कोई 2-4 बातें कह दी जाए और उसके आधार पर जब प्रश्न पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिया जाए, तो उसको कहते हैं अप्लाइड। और अप्लाइड का मतलब होता है कार्यस्थल पर, मतलब किस तरीके से कार्यस्थल पे भूमिकाएं हो रही हैं, काम किस तरीके से प्रैक्टिकल के आधार पे हो रहा है, उसको बोलते हैं अप्लाइड या कंसेप्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे जब प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे तो इंग्लिश में भी आपको मिलेगा सारा कंटेंट यहाँ पे, है ना। तो आप देखेंगे कि नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के बारे में अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई समझ में ना आए हिंदी, तो इंग्लिश में भी कंटेंट आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, तो अब हम शुरुआत करते हैं समाज कार्य के बारे में। क्या आप सभी लोग तैयार हो, एक बार बताइए, तो हम स्टार्ट करें। हाँ सर, हाँ सर। चलो तैयार हो जाइएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा आप सभी लोग, है ना। और आपको बता दूं क्लास का जो समय होता है ज्वाइन होने का, टाइम से अगर आप ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं तो स्क्रीन हालांकि लैपटॉप पे लेता था नहीं दिखाई देता था, यहाँ पे तो हम फ़ोन पे ले रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है इस समय, परंतु मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप समय पर ज्वाइन रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सोशल वर्क के बारे में। तो समाज कार्य की हालांकि मैंने एक पर वीडियोज़ बना रखा है इस पर, तो थोड़ा सा तीव्र गति से समझाऊँगा क्योंकि रिकॉल भी हो जाएगा आप लोगों को, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो देखिए सोशल वर्क जो होता है, समाज कार्य एक समाज सेवा, एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों के द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप लोग जानते हैं कि जो समाज सेवा होती है ना, वो स्वेच्छा की प्रवृत्ति होती है। मैंने आप लोगों को एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो याद होगा। मैंने कहा था कि समाज सेवा समाज कार्य में क्या अंतर है। समाज कार्य होता है एक क्रमबद्धता से, एक सिद्धांत को, एक वैज्ञानिक विधि का, एक कौशल की, एक प्रणाली की, है ना। कौशल मतलब स्किल, प्रणाली का मतलब सिस्टम, है ना। अगर मान लो कोई टफ हिंदी आ रही है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसकी हिंदी। वैज्ञानिक का मतलब साइंटिफिक तरीके से, है ना, इसका फॉलो होता है। और जब इस तरीके कोई क्रिया विधि फॉलो होती है सोशल वर्क में ना, तो हम क्या करते हैं, उस समुदाय को, उस समूह को या उस व्यक्ति को समाज में उससे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि वो स्वतंत्र हो सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी जीवन याचिका स्वयं चला सके, आत्मनिर्भर हो सके, स्वावलंबी हो सके, ऐसे शब्द आते हैं फिर। और सोशल वर्कर यही करता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मेरे को एक चीज पूछनी है सर। जी 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 पूछे। सर मेरे को एक चीज पूछनी है कि सोशोलॉजी है ना और सोशल वर्क, पहले पार्ट तो सोशोलॉजी का था सोशल वर्क जी, तो उससे क्यों अलग है और डिफरेंट क्यों है उससे सर, मेरे को बस ये जानना था। देखिए मैम बताऊँ मैं आपको, सोशोलॉजी और सोशल वर्क दोनों अलग अलग हैं, परंतु कुछ हम बिंदुओं की बात करें, कुछ विचार की बात करें, जैसे रिसर्च का पार्ट ले लेते हैं। तो रिसर्च एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा भूमिका निभाता है सोशल वर्क में भी सिमिलर और सोशोलॉजी में भी। तो समाज पहले सोशोलॉजी ही था, पहले क्या था, सोशोलॉजी ही था, लेकिन सोशोलॉजी में कुछ ऐसी विधियां थी, जैसे ये नहीं बताया गया कि सोशोलॉजी में कि भैया आप केस वर्क के साथ एक व्यक्ति के साथ काम करो। सोशोलॉजी में ये नहीं कहा गया कि आप एक कम्युनिटी में काम करो। सोशोलॉजी में ये नहीं कहा गया कि आप एक जो है ग्रुप में काम करो। ये सब नहीं बताया गया। सोशोलॉजी में केवल कॉन्सेप्ट बताए गए कि भैया सोशोलॉजी में केस वर्क ये हो गया, सेवार्थी ये होता है, जो किसी समस्या के साथ आता है उसे सेवार्थी कहते हैं, और जब उस सेवार्थी की समस्या का जो समाधान करता है, शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करके आता है, उसको कार्यकर्ता कहते हैं। इस तरीके से डेफिनेशन देगी। तो सोशोलॉजी से निकाला गया है सोशल वर्क। तो समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान ही है, परंतु सामाजिक विज्ञान से ही सोशोलॉजी को लिया गया है।
सॉरी सोशोलॉजी को ही समाजशास्त्र। हाँ, समाजशास्त्र से ही समाजकारी को लिया गया है। तो बट सर हमें बहुत सारी चीजें तो सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स है, कार्ल मार्क्स तो सोशियोलॉजी के हैं वो, अब देखो, तो हम भी उसी चीज को पढ़ते हैं। अब सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुनिए। कुछ हम सिलेबस क्या कहता है, आयोग कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम उनको छोड़ने की नहीं, जो विचार पहला विद्वान कार्ल मार्क्स हो गया, मान लो और भी अल्बर्ट के बारे में बात करें, पाउलो फ्रेरे की बात करें, अगस्ट काम्टे की बात कर लेते हैं, तो इनका नाम तो सोशोलॉजी में ही आएगा। सोशल वर्कर नहीं है, सोशल वर्कर मैरी रिचमंड है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर है सोशल वर्कर, ठीक है। आपका सोशल वर्कर सुनीता का नाम आ जाता है, लीना डोमिनल्ली का नाम आ जाता है, ये भूमिका अपने सोशल वर्क में निभाते हैं। और सर एम.बी. मूर्ति कौन थे? हाँ, मूर्ति का भी नाम सोशोलॉजी में आता है, समाजशास्त्र में ही आता है। अच्छा, समाजशास्त्र। हाँ, समाजशास्त्र में। तो सर तो मैं ना थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से हमारे हैं और कौन से उनके हैं, क्योंकि मैं दोनों हम पढ़ लेते हैं। हमें ना यहाँ पे एक तो ये हो गया ना कि हम अपने वालों को छांटे, उनको नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, कौन क्या है कौन नहीं, ये पेपर में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भैया बताओ सोशोलॉजी कौन सा, समाजशास्त्र कौन। हम तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें हमें पता चल जाती है। ये चीज़ें हमें, जैसे बर्जाइना का नाम बात करें तो बर्जाइना सोशल वर्कर की भूमिका निभाता है, वहाँ पे व्यक्तिकरण में नाम आता है उसका, देखने को हमें मिलता है, ठीक है। गेसल कोनप्का की बात करते हैं तो हमारे सोशल वर्क में मिल जाता है देखने को, है ना। और जब मैकाइबर एंड पेज की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मदन की बात हम लोग कर लेते हैं, दुर्खिम की बात कर लेते हैं, अगस्ट काम्टे की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब के नाम हमें समाजशास्त्र मिलते हैं। तो समाजशास्त्र का कुछ टॉपिक यूजीसी नेट में शामिल किया गया है यूनिट नंबर 2 में, तो इसलिए कहा गया कि भैया ये उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए हम इनसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि समाजशास्त्र की अवधारणा जो है यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी दिया गया है सिलेबस यूजीसी नेट के दूसरे यूनिट में, है ना। जैसे आपका नाम मिलता है, कूले का नाम मिलता है, हर समनर का नाम मिलता है, ठीक है। और आपका एक नाम आता है, बहुत सारे विद्वान हैं, है ना, बहुत सारे विद्वान हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो इतनी बात क्लियर हुए, आज शायद आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जी सर, हो गया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इतना रट्टे मारने की जरूरत नहीं, भैया हम अपने वाले ढूंढ ले, तुम्हारा सोशोलॉजी वाला तुम अपना ढूंढो, ये सब करनी नहीं। तो नहीं सर, हाँ, वो बेसिक नॉलेज के लिए। हाँ, ये बशर्ते वो चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग ना, ऐसा कुछ ना समझे कि हमें अपने को रखना है और उस दूसरे को नहीं ध्यान रखना है। हमें तो भाई महात्मा गांधी जी के साथ साथ, हम मैं आपसे बात करूं, मुंशी प्रेमचंद को भी ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न आया था सोशल वर्क में ही, कौन सी किताब पूछ लिया मुंशी प्रेमचंद की, याद है किसी को? हिंदी का किताब, वो रचना पूछ लिया था, गबन लिखा था क्या, कौन सी किताब आई, क्वेश्चन आया था वो, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सोजे वतन, स्वराज वतन, नहीं, वो पेपर यूजीसी साजे वतन, वही साजे वतन जो भी था, वो किताब आ गया, उपन्यास था, जो कि अब बताइए। तो थोड़ी जानकारी हम लोगों की इनके बारे में भी होनी चाहिए ना, बेसिक जानकारी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हमने बात कर रहे हैं समाजकारी क्या है। समाजकारी एक सेवा है, और सेवा का मतलब जान लिखिएगा। अगर कोई पूछे समाज सेवा और समाज कार्य में अंतर बता दीजिए, तो एक लाइन में बोलिएगा कि समाज सेवा उसे कहते हैं जहाँ स्वेच्छा से की गई क्रिया होती है। स्वेच्छा से की गई क्रिया को समाज सेवा कहेंगे। और समाज कार्य की कोई परिभाषा पूछे तो सिंपल से बोलना, ट्रेडिशनल तरीके में बोलना आप लोग, कि भैया सोशल वर्क उसे कहते हैं जो एक वैज्ञानिक विधि, ठीक है, एक वैज्ञानिक विधि और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रणाली, और जिनका संबंध सामाजिक संबंधों से हो, उसे हम समाज कार्य कहते हैं। या एक लाइन में कह देना कि समाज कार्य कला और विज्ञान है, समाज कार्य गत्यात्मक कौशल है या गत्यात्मक क्रिया विधि है। ऐसे भी आप एक लाइन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो अब जैसे ही समाज कार्य की परिभाषा आप बताते आगे बढ़ेंगे, तो कहिएगा कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है। व्यावसायिक विधा का मतलब होता है व्यावसायिक, यानी एक प्रकार से प्रोफेशनल कार्य है ये, ठीक है। और जो सामुदायिक संगठन में अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेगा। और समाज कार्य का अर्थ है सकारात्मक सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उसके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाएगा, ताकि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, अपनी तकलीफ़ों को कम कर सके।
अभी मैंने ये बात शुरुआत में भी आप लोगों से बता चुका हूँ, है ना। तो समाज कार्य बेसिकली उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका उद्देश्य मानवतावादी दर्शन पर आधारित है, जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान प्रविधि निपुणताओं पर आधारित है, जहाँ हम केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में उसकी मदद करते हैं या उसकी हम सहायता करते हैं, वही सोशल वर्क कहलाता है। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ आ रही है? बताएं। जी सर। हाँ, ठीक है। अब अभी मैं बताऊंगा आप लोगों से प्रश्न भी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, अगर जिनको समझ में मतलब थोड़ा सा हिंदी वैसे लगेगा तो आप थोड़े सी इंग्लिश का भी देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब बात हम करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम था हेलन क्लार्क। आपको बता दूं यूजीसी नेट में अगर आप हरियन किताब लेते होंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे एक बुक का नाम, और वो उनका नाम है लेन क्लार्क करके, लेन क्लार्क लिख देता है किताब में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेन क्लार्क कौन है ना, और यहाँ पे हेलन क्लार्क कहाँ से आ गए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जब हम बात करते हैं हेलन क्लार्क के बारे में तो आपको भलीभांति तरीके से अच्छे से मालूम होगा हेलन क्लार्क के बारे में कि उन्होंने किताब लिखा था, और वो किताब आई थी कब, किसी को मालूम है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। किसी को पता है, किसी बच्चे को? सर 1947। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। ध्यान रखिएगा। अब अपने कॉपी अगर आपने साथ में रखे हैं तो अब यहीं से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई आपके सामने। हेलन क्लार्क किताब पेपर में हमसे पूछी जा सकती है। किताब का नाम था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, और ये किताब सन 1947 में इन्हीं विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी। और इसी जहाँ आपने ये नोट्स लिखा है उसी के नीचे आप 3 बातें और लिख सकते हैं, और वो 3 बातें होगी क्या पता है? वो लिखिए युग। समाज कार्य का इन्होंने बताया कि भैया ये 3 युगों में विकास हुआ है सोशल वर्क का। तो मैं थोड़ा सा युग को बताते हुए फिर उनकी परिभाषा को बताता हूँ, युग का क्या मतलब होता है, तो आप ताकि आसानी से समझ सकें। युग बेसिकली 3 था। एक युग था प्राचीन काल। समाज कार्य का जो विकास की बात हुई तो हेलन क्लार्क ने कहा कि एक प्राचीन समय है, बहुत पहले की बात है। अब प्राचीन समय में कोई एग्जैक्ट वर्ष वगैरह नहीं इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने कहा कि उस समय जो था समाज कार्य जो हुआ करता था, वो लोग को ना जो निर्बल होते थे, निर्धन होते थे, अपाहिज होते थे, रोगग्रस्त होते थे, अनाथ होते थे, उन व्यक्तियों को ना हम सहायता दे देते थे। और हम जब सहायता देते थे तो उसको हम कहते थे भैया ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। और जब हम अपने धार्मिक कर्तव्य को समझकर उस समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता कर देते थे, चाहे आप दया दिखा के या सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर कोई वस्तु दे देते थे या कोई अर्थ दान कर देते थे, तो हम कहते थे भैया ये सोशल वर्क है। ये प्राचीन समय की बात है, ये बात हेलन क्लार्क ने कहा था ऐसे। और आपने सुना होगा, आपके गांव भी होंगे, अगर आपने गांव में घूमने वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ भिक्षा मांगने वगैरह लोग आते हैं, तो उनको आपने आटा दे दिया, चावल दे दिया, आलू दे दिया, एट्सेट्रा। पहले के समय में ऐसा होता था। जो अगर आप लोगों को नहीं पता था, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। ऐसे पहले के समय में हुआ करता था, तो उसको बोलते थे भैया ये सोशल वर्क का काम है। और ये बात ट्रेडिशनल शब्दों में एक किताब आई 1947 में, जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में हेलन क्लार्क ने ये बात कही थी। एक बात तो ये थी। अब देखिए, यही बात समाप्त नहीं हुई, फिर उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में ये हुआ, ये मध्यकाल 18वीं शताब्दी से आई। 18वीं शताब्दी से आई। अब 18वीं शताब्दी में ये कहा गया कि समाज कार्य जो है मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यहाँ धर्म दया की भावना नहीं चलेगी। यहाँ धर्म और दया की कोई भावना का फल पर आधारित नहीं थी। भाई आपको लगा कि कोई व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं उसको घर जाने के लिए, तो आप मानवता बस उसकी मदद कर दिए। कोई एक यंग आदमी, युवा आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति को मार रहा है, तो आपने मानवता बस वहाँ पे जाके उसको छुड़ा दिया, या जो भी लगा, अगर कोई, ये मानवता था। और ये बात लेन क्लार्क ने कहा कि यही मानवतावाद, जो मानवता के आधार पर अपने जिसकी मदद कर रहे हैं आप, ये सोशल वर्क है। इन्होंने इस तरीके की बात कही मध्यकाल में।
आपको मैंने एक PDF भेजा होगा आज अमेरिका का इतिहास के बारे में। कितने लोगों ने देखा? अभी किसी ने उसको देखा ओपन करके? ग्रुप में मैंने भेजा है, किसी ने देखा? जी सर। देखा? यस सर। हाँ, उसमें आप देखिएगा जो मैंने अमेरिका समाज कार्य का विकास की बात किया है ना, अभी अब क्लास समाप्त होने के बाद ज़रूर देखिएगा एक बार, मैं क्योंकि उसकी क्लास लूँगा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पे बनाया है मैंने। तो उसमें देखिएगा दान वाली प्रक्रिया वहाँ पे मेंशन की गई है, समाज सुधार वाली भी प्रक्रिया मेंशन की गई है। ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो अमेरिका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वगैरह है, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ सर, देखा था मैंने हाँ, सर, शताब्दी वो 17 सेंचुरी में वो था। तो एक बार ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, मैं उसको पढ़ाऊँगा आप लोगों को और समझाऊँगा भी उसके बारे में, तो बताऊँगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 18वीं शताब्दी बीत गई, उसके बाद आया आधुनिक, और जो इस समय ये चल रहा है इसको बोलते हैं आधुनिक। और आधुनिक का मतलब ये रहा, सिंपल सी बात है कि भैया हम प्राचीन काल को भी जो और सहानुभूति, जो धर्म मान रहे थे प्राचीन में, वो चीज़ को रख लो यहाँ पे। चलो भैया रख लिया हमने। फिर इन्होंने कहा कि इसमें मानवतावाद को भी रख लो, हमने मानवतावाद को भी रख लिया। तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने कहा कि ये है व्यावसायिक समाज कार्य। जहाँ दोनों बातें शामिल होगी ये व्यावसायिक समाज कार्य होगी। अब यूजीसी में आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, सपोज प्रश्न ये बना दे, कह दे आपसे कि निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध व्यक्ति सहित धर्म दया की भावना का फल ना समझकर मानवतावाद पे आधारित प्रक्रिया पाई जाती है, क्या यह प्रक्रिया मानवतावाद का है, या आपसे पूछ ले ये मध्य युग का है? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने जब शुरू में बोल दिया कि ये दया धर्म जो है, दया धर्म सहानुभूति जैसे दया का फल ना समझकर मानवतावाद का है, और ये बात सत्य है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। और यदि आपसे ये तो अप्लाइड में बनेगा, यदि आपसे फैक्ट में बने कि भाई बताइए प्राचीन काल, मध्यकाल, युग, आधुनिक युग किसने बताया, तो लेन क्लार्क ने बताया। और अगर आपसे पूछे कि मानवतावादी दृष्टिकोण कौन सी युग में आया है, तो मध्य युग में आया है, ये फैक्ट पे प्रश्न बनेगा। अच्छा, व्यवसाय समाज कार्य लेन क्लार्क के अनुसार कौन से काल में आया है, तो वो आधुनिक काल में आया है। ये आपको फैक्ट के रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों पर भी बातचीत होगी। तो ये था इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने अपनी परिभाषा कैसे कह रहे हैं कि समाजकारी ज्ञान और निपुणता के मिश्रण से युक्त व्यावसायिक सेवा का स्वरूप है, जिसका कुछ भाग समाजकारी के लिए विशिष्ट तथा कुछ नहीं, वह एक और व्यक्ति का सामाजिक परिवेश की समस्याओं को संतुष्ट करने में सहायक होती है। दूसरी ओर जहाँ तक संभव हो सके व्यक्ति की शक्तियों के अनुसार अधिकतम संतुष्टि के मार्ग उपस्थित कर व्यवधानों को दूर करने का प्रयत्न करती है। इसका मतलब यही था कि समाज कार्य जो है ना, ज्ञान और निपुणता पे आधारित है, पहली बात ध्यान रखेंगे। और समाज कार्य क्या करता है कि समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की बात करता है, समस्याओं को दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। यही परिभाषा लेन क्लार्क की बन जाती है, लेन क्लार्क की ये परिभाषा बन जाती है। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं फिर बात करें फ्रेडलैंडर की भी परिभाषा। फ्रेडलैंडर में याद रखिएगा समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों हैं, यही बात पर आधारित है सोशल की परिभाषा। ठीक है, और ये मैंने पढ़ा भी रखा है आप लोगों से, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के बारे में, दो बातें आपको पता होनी चाहिए, दो बातें। प्राथमिक प्रणाली, द्वितीयक प्रणाली। द्वितीयक प्रणाली को हम लोग सहायक प्रणाली कहते हैं, इंग्लिश में ही हम लोग इसे जो है सेकेंडरी मेथड के नाम से जानते हैं। और प्राथमिक प्रणाली जो होती है प्राइमरी मेथड के नाम से जानी जाती है। प्राथमिक प्रणाली का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और सहायक प्रणाली का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क सामने जाके सेवार्थी को प्रोवाइड कराते हैं उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जब हम कोई चीज़ नीति बनाकर और योजना बनाकर और कार्यक्रम बनाकर, संगोष्ठी बनाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो बेसिकली सहायक प्रणाली बन जाती है, वह बेसिकली सहायक प्रणाली बनती है। और सहायक प्रणाली को ही अप्रत्यक्ष कहा जाता है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा समाज कार्य में फ्लोरेंस होलिस ने दिया था। किसने दिया था बताइए?
फ्लोरेंस होलिस। फ्लोरेंस हाँ, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक एक बातें नोट करते चलिएगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पीडीएफ में भी मेंशन रहेगा, निश्चिंत रहें, वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आप सबको। मैं बेसिकली आप लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज़ें से समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि केवल आज आपकी सबकी पहली क्लास है, इसलिए इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझे रहें, ताकि जब दूसरी क्लास आए तो मैं इन्हीं को पढ़ा कर आगे इन्हीं से जोड़ कर मैं आगे बढ़ूँगा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, ठीक है, इनको जोड़ कर। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने अभी तक परिभाषाओं से रूबरू हो गए, उसकी जो प्रणालियाँ थी उनसे भी रूबरू हो गए, और एक जो विद्वान का नाम आया फ्रीडलैंडर का, इनसे भी रूबरू हो गए आप लोग। प्राथमिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, फ्लोरेंस होलिस से भी आप लोग रूबरू हो गए हैं। और ये ऐसे चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ जो पेपर में आ चुके हैं सोशल वर्क के प्रश्न में, ये बात भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखते चलिएगा से यहीं पर आप सभी लोग। आगे बात करते हैं, एक विद्वान थे स्टुप महोदय। अब स्टुप महोदय इतने फेमस तो नहीं रहे, परंतु इनकी परिभाषाएं आप ध्यान में रख सकते हैं। स्टुप ने कहा कि समाज कार्य आत्म सहायता करने हेतु लोगों की सहायता करने के वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग करता है ना। वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग तो सोशल वर्क में हर एक विद्वान ने कर दिया है, हर एक विद्वान ने कह दिया है कि व्यक्ति की भाई आवश्यकता पर आधारित है, चाहे वो केस वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, कम्युनिटी वर्क हो, हमें उनको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, केवल हमें कीवर्ड्स को पकड़ना होता है। और कीवर्ड स्टुप में क्या है, आत्म सहायता करने की हेतु लोगों की सहायता करना था। आत्म सहायता करने हेतु लोगों की सहायता करना कौन परिभाषा बताता है, स्टुप बताता है, ये कीवर्ड है इस शब्द का। बाकी सारे चीज़ें किसी न किसी परिभाषाओं से लिंक हो जाती हैं, है ना। समाज कार्य में अगर हम बात करें, एलिस चेनी एक ऐसे विद्वान हैं 1926 में सबसे पहले परिभाषा दिया। हालांकि समाज कार्य का जब उदय हुआ था वह वर्ष था 1936, लेकिन उससे पहले जो एलिस चेनी की परिभाषा आई थी, इनकी परिभाषा को इंडिया वालों ने मान्यता दी। एक प्रकार से भारत में जो समाज कार्य आया जिस समय 1936 में, तो इनकी परिभाषा को उन्होंने सबसे शीर्ष पे रखा। तो क्या कहते हुए कहा, इन्होंने कहा है कि समाज कार्य के अंतर्गत ऐसी आवश्यकताएं जो सामाजिक संबंधों से संबंधित हो और वैज्ञानिक ज्ञान और ढंगों का उपयोग करती हो, उसी के संदर्भ में लाभों को प्रदान करने के लिए सभी ऐच्छिक प्रयास को शामिल कर दिया जाए। इसमें कीवर्ड क्या है, ऐच्छिक प्रयास। इसमें कीवर्ड्स क्या है, ऐच्छिक प्रयास ही समाज कार्य के अंतर्गत जो है परिभाषा को बता देती है। कहने का मतलब इनका था कि जिसका संबंध सामाजिक संबंधों से हो और वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग हो, वही समाज कार्य की परिभाषा कहलाती है। जिसका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करने से है, जहां वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग के माध्यम से एक ऐच्छिक प्रयास को शामिल कर दो। सोशल वर्क क्या कहता है, कहता है कि व्यक्ति, परिवार, समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाने का जो प्रयास होता है ना, वही सोशल वर्क होता है, वही सोशल वर्क होता है। फिर से रिपीट करूंगा, व्यक्ति, परिवार, समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास ही समाज कार्य कहलाता है। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो आपका सुनील चंद्र के द्वारा भी दिखाई गई बात है, ये सारी चीज़ आपको पता ही है। एक क्लास हो चुकी है आप लोगों की, उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी तीव्र गति से लेके चल रहा हूँ। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की बात करें अगर हम लोग, इनकी परिभाषा बड़ी फेमस रही है। तो ये वही परिभाषा है कि जो मैंने समाज कार्य की अवधारणा पर बताया था कि समाज कार्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि निपुणता पर आधारित है। व्यक्ति, समूह, समुदाय, व्यक्ति मतलब केस वर्क, समूह मतलब ग्रुप वर्क, समुदाय मतलब कम्युनिटी वर्क, एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने को ही कल्याणकारी क्रिया कहते हैं। वही सोशल वर्क की परिभाषा कहलाती है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे और उसके बाद देखिए सोशल वर्क में अगर हम बात करें, यहाँ परिभाषा आपका समाप्त हो गई, परिभाषाएं आपकी समाप्त हुई। तो आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिनको अभी समाज कार्य की अवधारणा ना समझ में आई हो कि समाज कार्य क्या है?
दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, समाज कार्य की परिभाषा क्या है और समाज कार्य का अर्थ क्या है, ये 3 बातें मैंने बताई है। और तीनों बात में जिन बच्चों को ना समझ में, देखिए शर्माइएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है ना। बहुत बच्चों की भाई पहली बार क्लास हो रही, बहुत समय हो गया पढ़े हुए उनको भी, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है, क्योंकि ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। मैं और सरल शब्दों में करके इन तीनों बातों को समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। कोई ऐसा बच्चा है जो तीनों बात ना समझ में आई, जिनको आई हो? परिभाषा, अवधारणा, अर्थ। हेलो सर। हाँ बिल्कुल, बताएं मैम। सर एक बार अवधारणा फिर से रिपीट करना। अवधारणा का मतलब मैम होता है उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिंपल सी बात, उन कल्याणकारियों का अध्ययन किया जाता है सोशल वर्क में। ये अवधारणा है कि जिनका उद्देश्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि निपुणता पर आधारित व्यक्ति समूह समुदाय को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सहायता जो कर रहा है, वही क्या कहलाता है? समाज कार्य की अवधारणा। और इसकी अवधारणा में यही बात शामिल है कि सिद्धांत या उपागम का प्रयोग करके व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का जब आप निदान करते हैं, वह कॉन्सेप्ट सोशल वर्क का कहलाता है। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा होता है, संप्रत्यय होता है कॉन्सेप्ट का मतलब। अब समझ में आया मैम? अवधारणा यही होती है। यस सर। हाँ, यस सर। अवधारणा यही होती है। और बस यानी सबको समझ में आ गया। फिर तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। यस सर। जी सर। यस सर। अब देखिए, सोशल वर्क में आपको बता दूं 3 लेबल होते हैं। लेबल का मतलब होता है स्तर। 3 स्तर होते हैं और इन 3 स्तर के बारे में मैं जब आगे पढ़ाऊंगा और इन्हीं स्तरों को और व्यापक लेवल पर बढ़ाया गया। इसमें 2 और स्तर जोड़े गए थे, उनका नाम था जो है यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम था, 1979 में था। अब ये मैं एक एक जो कीवर्ड्स बता रहा हूँ, चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट करके साइड में लिख सकते हैं, यार ये चीज़ें देखो, ये नाम आता है वहाँ पर। उसको बोला जाता है, हाँ, रिपीट करना एक बार प्लीज। ब्रोफेन ब्रेनर ना। अब ब्रोफेन ब्रेनर ने एक जो परिस्थितिकी का मॉडल दिया था, वहाँ पे 5 लेवल मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में नहीं, मैं बता रहा हूँ सोशल वर्क का स्तर, सोशल वर्क का लेबल बता रहा हूँ मैं, लेबल। और आप लोगों को बता दूँ 14 मार्च 2023 को, यानी परसों के दिन ही, आपको ब्रोफेन ब्रेनर से एक सवाल आए हुए थे जो इन्हीं लेबलों से थोड़ा सा रिलेट कर रहा था, बट आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिलेट कराऊंगा। ये थ्योरीज हैं, इनके बारे में मॉडल हैं, ये आएगा आपके यूनिट में दिया गया है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, शायद अभी आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो समाज कार्य अभ्यास के दौरान 3 स्तर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो 3 स्तर हैं, हम बोलते हैं इसको सूक्ष्म, मीज़ो और मैक्रो। आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में भी बात किया जाए तो आप यहाँ पर नाम देखेंगे, माइक्रो, मीज़ो एंड मैक्रो। ये 3 सोशल वर्क के क्या कहलाते हैं? लेबल कहलाते हैं। इन्हीं लेबलों पे अगर हम बात करें, ये 3 लेबल होते हैं सोशल वर्क में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म समाज कार्य क्या होता है। सर आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है आपके पास? नहीं सर, क्लियर आ रही है आपकी। आ रही है सर। ओके, आ रही है सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें आप लोग। जब मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि हमें सूक्ष्म समाज कार्य के बारे में पढ़ना है, तो सूक्ष्म स्तर जो होता है, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों पे एक व्यापक श्रृंखला को संबोधित करने वाला व्यक्तियों को एक एक परिवार और छोटे समूह सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें आवास सहायता, मादक द्रव्य के सेवन परामर्श एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा को शामिल किया गया है। वह सूक्ष्म कहलाता है, वह माइक्रो कहलाता है, याद रखेंगे, माइक्रो कहलाता है। अब बताता हूँ मैं प्रश्न। एक बार सर मादक द्रव्य से प्रश्न आया था उस दिन। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आता है। आप मादक द्रव्य से प्रश्न आया था। हाँ बिल्कुल सर आता है। मैं आपको बताऊं, प्रश्न एक ये भी आया था कि प्रश्न कह दे, ये परामर्श है, परिवार परामर्श, ठीक है, आवास सहायता परामर्श, ये परामर्श एक शब्द है, परामर्श एक शब्द है, सामूहिक सेवाएं परामर्श। आप ध्यान रखें, जब ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए, और ख़ासकर यहाँ जो सूक्ष्म है, इसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है परिवार।
जब हम परिवार को जोड़ते हैं तो सीधा आंख बंद करके माइक्रो सोशल वर्क को लगा के चले आइएगा, गलत नहीं होगा आपका पेपर। ये सवाल आ चुका है, ध्यान रखिएगा। परिवार सबसे छोटी इकाई है। हाँ, परिवार समाज की सबसे हाँ, छोटी इकाई परिवार है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। हाँ, ये आपका आया हुआ पेपर प्रश्न है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो ध्यान रखेंगे, जहाँ हम बात करते हैं काउंसलिंग परामर्श की, और वो भी एक इंडिविजुअल के रूप में। आप सोच रहे हैं परिवार में 5-6 लोग होते हैं, नहीं भाई, 5-6 लोग होते हैं, लेकिन परिवार सेंट्रल माना जाता है। परिवार क्या माना जाता है? केंद्रित माना जाता है, केंद्र माना जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे सूक्ष्म में रखा गया है, ना कि आप समझिएगा बृहद में नहीं रखा गया है, ना ही मीज़ो में रखा गया है। तो सही जवाब जो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है सूक्ष्म समाज कार्य वाला ही सही चला जाता है। आपको बता दो, ये प्रश्न दोबारा भी देखने को जून 2023 में भी मिल सकता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बात करेंगे अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पर, मीज़ो सोशल वर्क आता है। और माइक्रो ये एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है। माइक्रो अलग होता है, मैक्रो अलग होता है। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बोला है मैडम, यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद। ध्यान से सुनिए आप सभी मेरी बातों को। एक देखिए यहाँ पे सूक्ष्म है, एक मीज़ो है, और एक देखो मैक्रो है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, MICRO है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो MACRO है। ठीक है, तो जहाँ ए है वो मैक्रो हो जाता है, और जहाँ माइक्रो की बात करते हैं वो आई बन जाता है। ठीक है, इस जहाँ पे सूक्ष्म की प्रक्रियाएँ संचालित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्म और यहाँ पे स्थूल प्रक्रियाएं जो हैं शामिल हो जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो मीज़ो आता है। मीज़ो का मतलब होता है सामाजिक कार्यकर्ता जो मीज़ो स्तर पर भूमिका निभाता है। अब ध्यान रखिए, मीज़ो स्तर पर काम कौन करता है? पता चले कि आप लोग लगा के चले आए भाई सेवार्थी की भूमिका, नो, बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म में सेवार्थी संस्था की भूमिका। हाँ, सूक्ष्म में अगर हम बात करेंगे माइक्रो वाले में, तो भूमिका वहाँ पे सेवार्थी की थी, परिवार वगैरह की थी। लेकिन सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता जो मीज़ो स्तर पर काम कर रहा होता है, लोगों के समूह के साथ काम कर रहा होता है, जैसे स्कूल आ गया, जेल आ गया, अस्पताल आ गया, पड़ोस आ गया, ये इसके उदाहरण मान लिए जाते हैं। और यहाँ क्या करता है सोशल वर्कर? उनको सहायता देता है और उनकी ऐसी मदद करता है, रोगी का या ऐसा जो वहाँ पेशेंट है, जो सेवार्थी है, उसका ऐसा मदद करता है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जैसे अभी सर ने एक बताया संस्था शब्द, एक शब्द बताया संस्था या संघ, तो जब आपको लगे कि यार एक दो बंदे नहीं आ रहे हैं, कोई एक वो शब्द जो है संबोधित कर रहा है कई लोगों के ग्रुप को, कई एक एसोसिएशन को, एक संगठन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप लोग लगा दीजिएगा मीज़ो शब्द, आप लोग लगा दीजिएगा मीज़ो शब्द। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको ना? यस सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद माइक्रो आता है। माइक्रो स्तर पर रणनीति तैयार होती है। अब यहाँ पे समाज कार्य में इसमें रणनीति का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे कोई प्लान योजनाएं, स्टडी बनाने की बात होती है। और अनुसंधान और समुदाय आधारित जब पहल होने लगती है, यानी आप सोच लीजिए बात क्या हो रही है, बृहद स्तर पर। और ये बेसिकली आपने सुना होगा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBO। अब आपके पेपर में ये शब्द आता है, समुदाय आधारित जो संगठन है उसकी पहल सामाजिक कार्यकर्ता किस समाज कार्य के स्तर पर करता है। तो ऑप्शन में माइक्रो ज़रूर लिखा रहेगा, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अभ्यास के इस स्तर पर सोशल वर्कर पर ध्यान केंद्रित करना और बेघर मादक पदार्थों का सेवन, आवास और अधिक जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों से संबंधित करने में मदद करने की जो अधिक संभावनाएं बनती है वो माइक्रो में बनती है ना। तो मैं कहूँ अगर कोई मलिन बस्ती को आपने जोड़ दिया, कोई ऐसी एरिया गए, कोई ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में गए जहाँ पे लोगों को जागरूकता ही नहीं है कोविड के बारे में, या बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनके बारे में पता नहीं है, वहाँ पे एक कम्युनिटी के आधार पर, एक उस समुदाय में अगर आप गए तो एक समुदाय के आधार पर ही आप लोगों ने एक प्लान बनाया, योजनाएं बनाया और उन लोगों को जागरूक किया। तो ये भूमिका थोड़ी ना आपका सूक्ष्म में बनेगी, ना ही आपका मीज़ो बनेगा, वो बल्कि बन जाएगा कहाँ पे, माइक्रो बन जाएगा। तो एक कीवर्ड याद रखिए, CBO, ये पेपर में आता है CBO।
कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मीज़ो लेबल है, माइक्रो लेबल है, आप देख रहे हैं सभी लोग, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइक्रो भी लेबल दिखाई दे रहा है आप सबको। अब यहाँ पे कीवर्ड्स हैं सारा का सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप सबके लिए, आईएमपी मैंने लिखा भी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल, फैमिली, रिलेशनशिप, माइक्रो में आ जाएगा। जी सर। आपका माइक्रो और मैक्रो दोनों शब्द एक ही तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब जब आप माइक्रो बोलते हो तब भी माइक्रो सुनाई पड़ता है, मैक्रो बोलते हो तब भी माइक्रो सुनाई पड़ता है। माइक्रो, देखिए माइक्रो या MICR उससे मैं बोल रहा हूँ, माइक्रो है ना, माइक्रो, और ये है मैक्रो, ये है मैक्रो। अब प्रोनाउंसिएशन सही हुआ सर? जी सर। जी सर, जी। आप देखिए जो यहाँ पे मैंने माइक्रो शब्द की बात कर रहा हूँ, यहाँ इंडिविजुअल आ रहा है, फैमिली आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, और जब मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो, तो यहाँ पे आप देखिए लार्ज आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? लार्ज सिस्टम दिख रहा है। तो इस लार्ज में बेसिकली हेल्थ केयर आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, लॉ एंड लेजिस्लेशंस मतलब जिसको हम बोलते हैं कानून एवं विधान, ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें आ जाएंगी, इंटरनेशनल इशूज़ जो होते हैं या असेट जो होते हैं, जो संपत्तियाँ वगैरह होती हैं, उन चीज़ों को हमें क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका माइक्रो हो जाता है और ये आपका माइक्रो हो जाता है। ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। ये मीज़ो लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप अभी आपने देखा है संघ, आप लोगों ने में से कोई बच्चा बोला है संघ को लेकर, तो नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कम्युनिटीज़ हो गई, ग्रुप्स हो गए, पीपल्स हो गए, यानी लोग हो गए। तो ये प्रक्रियाएं बेसिकली इसके अंतर्गत मिलती है। इस स्लाइड को आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तय है आप लोगों से देखने को मिल सकता है ना, यहाँ से। तो थोड़ा जूम कर दीजिए ना, जी दिख नहीं रहा है उसमें। जी, जूम आप भी कर सकते हो अपने लेवल पे, हाँ, आप उसको हाँ, थोड़ा बड़ा कर लीजिए खुद, हाँ, अपने लेवल पे कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है अब? सर 2 मिनट में फिर हो गया। चलो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, थोड़ा देखे रहेंगे ना, तो अभी से अगर तैयारी कर रहे रहेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। बात करते हैं सोशल वर्क के कुछ एम्स के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में। आपको पता होगा गार्टन हैमिल्टन एक ऐसा विद्वान है ये कि ये सोशल वर्क में हर बार प्रश्न में आता, अगर नहीं आता है ना तो ऑप्शन में ज़रूर होता है ये। क्या इस बार था परसों के पेपर में गार्टन हैमिल्टन ऑप्शन में? जी सर था। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ये, 2-3 क्वेश्चनों में था। हाँ, ये ऐसा विद्वान है, तो मैं कहूँगा कि इसको इग्नोर मत करिएगा, बड़ा ही अच्छा विद्वान है ये, और आज से ही पढ़ डालिए इसको। 2 कॉन्सेप्ट इसका, एक है साइकोथेरेपी इन चाइल्ड गाइडेंस जो 1947 की है। 3 चीज़ें, 3 किताबें, 3, एक तो ये हो गई, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क जो 1940 में आई थी, जो 1940 में आई थी। में आई थी, दिखाई दे रहा है सर आपको? ये जी सर। 1940। जी सर, ये अपनी क्लास 11 तारीख को हो गई थी ना, 11 मार्च को? हाँ, बेसिकली नए बच्चे आज सर जुड़े हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा बताना जरूरी था, है ना, बताना जरूरी था। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने एक और किताब मेंशन किया है, और ये भी अगर हम बात करें तो इनसे भी हमें देखने को मिल जाता है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस रिकॉर्डिंग, है ना, रिकॉर्डिंग, या आपकी अगर बात करें तो रिकॉर्डिंग 1946 का है, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो हमारे लिए अगला भी इनका कॉन्सेप्ट आता है कि पूछा जाता है कौन कौन से। इन्होंने जो है सिद्धांतों पे बात किया है 2 प्रमुख, एक है आर्थिक एवं शारीरिक, ध्यान रखिएगा, प्रथम आर्थिक एवं शारीरिक, ध्यान दीजिएगा, और इसने कहा कि कल्याण अर्थात अगर हम बात करें अथवा या अर्थात स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन स्तर, ये पहला था। दूसरा कहा इन्होंने संतोषजनक संबंधों एवं अनुभवों का सामाजिक। तो 2 उद्देश्य किसने बताए, और वो था प्रमुख दोनों के दोनों। एक की बात इसने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर पर बात करनी है, और दूसरा कहा कि अनुभव पर आधारित सोशल वर्क हो या अनुभव के आधार पर समाज कार्य हो, ठीक, ये बात इन्होंने कहा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि वृद्धों के अवसर प्रदान करना, हालांकि इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आने लगी,
फिर उन्होंने कहा कि इनमें वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उसमें जो है क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का प्रयास किया जाए और सेवार्थी को अपनी विकृति योग्यता के पुनः स्थापित करने में उसकी मदद की जाए। इस तरीके की बात जो है देखने को हमें मिली थी इसमें। ठीक है सर, स्पष्ट? अब देखिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने और भी चीज़ें कहा है कि मानवीय आवश्यकताओं के विशेष रूप से वंचित के जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना यानी सहायता करना, और सबसे प्रमुख उद्देश्य जो रहा वंचितों की सहायता करना ताकि वो जीवन के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर सकें। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, समुदाय में विद्यमान मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उसका समाधान करना। ठीक है, ये चीज़ें थी। ठीक है, ये सारा हैमिल्टन का ही बात यहाँ पे चल रही है। हैमिल्टन के ही ये सारे पॉइंट में दिए गए हैं कि उन्नति एवं विकास के लेकर अवसर देना, सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक कुरीतियों को जो है संचेतना या जागरूक करने से, पर्यावरण को स्वच्छ और एवं विकास के अनुकूल बनाकर उन्हें जो है संतुलित करना, और सामाजिक विकास एवं सामाजिक व्यवस्था के अपेक्षित परिवर्तन लाना, और समाज में पाई जाने वाली समस्याओं के विरुद्ध जो है उसमें जनमत तैयार करना, और समस्याओं के समाधान करना और सामना करने में विकासात्मक क्षमताओं में वृद्धि करना। ये था इनका। ठीक है, और यहाँ देखते हैं हम लोग जो है इम्पोर्टेंट कुछ और इसी के उद्देश्य दिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान जो है विधान और अधिनियम में जो वांछित संशोधन का सुझाव दिया जाता है वो समाज कार्य उद्देश्य का अर्थ होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं उद्देश्य होता है। यह हैमिल्टन ने कहा। हैमिल्टन ने यह भी कहा कि व्यक्तियों में सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना है, व्यक्तियों में सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना है, व्यक्तियों में यथोचित निर्देशन या आत्म सहायता की क्षमता को विकसित करना है, और व्यक्तियों में उनके जीवन को सुख शांति को अनुभव का प्रयास कराना है, समाज में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करना है। ये गाल्टन हैमिल्टन कहते हैं, गाल्टन हैमिल्टन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और बहुत ही ईजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको परेशान करे, है ना। ऐसा कोई शब्द यहाँ पे आप देख नहीं रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा हो। फिर कहता है कि सामाजिक जो समुदाय है उनमें मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों का समाधान करना, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना, समुदाय और समाज के व्यक्तियों को सदस्यों के संबंध को मधुर बनाना, और व्यक्तियों के स्वतंत्र जो प्रजातंत्र जो मूल्य हैं उन मूल्यों का विकास करना, है ना। ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे बहुत इजी है। मैं आपसे एक लाइन में बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोगों से समाज कार्य का उद्देश्य पूछे तो आप उनके ऑप्शन में एक शब्द लिख लीजिए, सकारात्मक। ट्रिक बना लीजिए, सकारात्मक विचार या पॉइंट। जब इनके आधार पे आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, उद्देश्य बन जाएगा। भाई क्या उद्देश्य है, व्यक्तियों को आत्म सहायता करना है, व्यक्तियों को भाई सुख शांति महसूस कराना है, समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, लोगों में जो मानसिक समस्याएं हैं उसका समाधान करना है, लोगों का कल्याण करना है। यही तो बन सकता है उसका उद्देश्य, और क्या बन सकता है ना। क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी विशेषताओं से। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं आपको पता है। जैसे हर एक चीज़ किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी एक्टिविटी की मान ले, उसकी एक विशेषता होती है। ठीक उसी प्रकार से सोशल वर्क की भी एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है, विशेषता ये है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। ये उसकी खास विशेषता है, जो कि समाज शास्त्र नहीं है, समाज कार्य है, एक व्यावसायिक वो सेवा, समाज विज्ञान नहीं है, है ना। और इसमें विज्ञान और क्रमबद्ध ज्ञान का प्रणाली पर आधारित है। और आपको मालूम है काम सोशल वर्क में क्रमबद्ध तरीके से ही होता है, अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं होता है। जब भी किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं आप ना, तो उसका पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक एक स्टेप बाय स्टेप सारे डेटा या सारा रिकॉर्ड को आप अध्ययन करके उसे रखें, उसकी जानकारी आप ले, वो भी क्रमबद्ध तरीके से ले। समस्याएं कब आई, कहाँ से आई, क्या कारण रहा और ऐसा ही क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आप रखें, है ना। और फिर समाज की समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन होता है और इसी के जस्ट बाद इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, और फिर कहता है कि समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों को मदद प्रदान करता है और समाज कार्य सहायता
किसी व्यक्ति अथवा समूह या समुदाय को प्रदान की जाती है और समाज जो है समाज कार्य सेवार्थी में आत्म सहायता की क्षमता को उत्पन्न करने में मदद करती है। ये थे समाज कार्य की विशेषताएं। समाज कार्य के अंग होते हैं, जानते हैं अंग? सोशल वर्क में अगर हम बात करें आप लोगों से तो अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, किसी को मालूम है? कार्यकर्ता, सेवार्थी और संस्था। वेरी गुड, क्या बात है। ये अंग होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होता है, अगर मैं आपसे बात करूं एक एक पॉइंट में, तो देख लीजिए आप लोग। कार्यकर्ता कौन होता है? जो शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करके एक समाज की एक अंतर्गत जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद उसको जब वो कारणों का पता लगाकर निदान की प्रक्रिया पर बढ़ता है या उपचार की प्रक्रिया बढ़ता है, तो वहाँ पर भूमिका सोशल वर्कर की होती है। सेवार्थी एक समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है, और संस्था जहाँ पे सेवार्थी आता है समस्या लेकर और उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है समाज कार्य में शिक्षित और प्रशिक्षित एक ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति है जो समाज कार्य के सिद्धांतों का ज्ञानी होता है। सोशल वर्कर पर व्यावसायिक कौशल और निपुणता होती है, और उसमें मानव व्यवहार गतिविधियाँ जो हैं प्रवृत्ति का भी जानकर, या आप ये कह लीजिए कि वो जानता है या उसका बड़ा जानकार होता है वो। तो जानकार, अगर आप लोगों को पता है सोशल वर्क की थ्योरीज, सोशल वर्क की प्रिंसिपल, सोशल वर्क की कौशल, सोशल वर्क के स्किल, मेथड्स, टेक्निक, तो आप एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए या PDF वगैरह मैंने जो दे रखा है उसको पढ़ लीजिए, उसमें मिलेंगे आपको सारा। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक होता है सेवार्थी। और सेवार्थी जानते हैं आप लोग, समाज कार्य में सेवा का प्रमुख केंद्र क्या होता है? क्लाइंट ही तो होता है। पेपर में ये भी ऑप्शन में आता है। ये पॉइंट बड़ी इजी है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब हमारे सामने आता है तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी प्रश्नों को ढूंढने में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो समाज कार्य में सेवा का प्रमुख होता है वो केंद्र में सेवार्थी होता है। और मैं आपको एक नाम बताता हूँ HB ट्रेकर का, ग्रुप वर्क में। किसमें? ट्रेकर ने ही सेवार्थी की परिभाषा दी। सेवार्थी को परिभाषा ना कह के सर आप कहें, आप ये कहें कि जो ग्रुप वर्क में सदस्य होते हैं उन सदस्यों का व्यक्ति जो होता है वो सेवार्थी का नाम लिया उसने, कहा ये केंद्र में होते हैं। ये सेवार्थी क्या होते हैं? केंद्र में होते हैं। और उसी की परिभाषा, डेफिनेशन जो है HB ट्रेकर ने दिया था। और HB ट्रेकर ने सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल करके एक किताब लिखा था सन 1948 में, 1948 में, है ना। इन बातों को आप ध्यान से समझते चलिएगा सभी लोग, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? जी सर, बुक का नेम क्या था? सोशल ग्रुप वर्क, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, 1948। ओके, करेक्ट, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब सेवार्थी तो आपको पता है ये केंद्र में होता है। तो सेवार्थी का उपभोक्ता यानी सेवा का उपभोग करने वाला, अर्थात जिसे सेवा का सहायता प्रदान की जाती है। तो सेवार्थी कोई व्यक्ति, समूह, समुदाय हो सकता है। सेवार्थी के रूप में व्यक्ति का कोई विशेष आवश्यकता, समस्याएं हो सकती हैं, जिसके माध्यम से जब वह असमर्थ होता है तो वह एक संस्था के पास जाता है, और वहीं पर उसको जो है शारीरिक या मानसिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं के बारे में हम वहाँ पर उसकी जानकारी लेते हैं, या एक प्रकार से करिए कि उसके बारे में हमें जो है पता चलता है वहाँ पे। तो सेवार्थी आता कहाँ है? इंस्टीट्यूट में, है ना, संस्था में। तो संस्था भी एक अहम भूमिका निभाता है ना, इसलिए आप लोग संस्था का भी ध्यान रखेंगे। तो स्थान होना ज़रूरी है ना। अगर स्थान नहीं होगा तो वह प्रक्रिया सोशल वर्क की अनौपचारिकता हो जाएगी, और जो अनौपचारिकता होता है उसमें नियम नहीं होता है, इसमें मुख्य परिवार होता है। इसमें मुख्य कौन होता है? परिवार होता है अनौपचारिकता में। औपचारिक में नियम होता है और मुख्य संस्था की भूमिका होती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग।